डॉक्टर भरत गुप्त को आमंत्रित करना चाहूँगी आज के इस सत्र के दूसरे व्याख्याता के रूप में। जैसा कि उनका नाम ही डॉक्टर भरत गुप्त ऊपर से ही कुछ लिखकर आया हुआ है, भरत मुनि रिबॉर्न, और नाट्यशास्त्र अंग्रेजी साहित्य के ड्रामा पढ़ाते पढ़ाते और नाट्य विद्यालय में भी नाट्यशास्त्र के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई क्लासेस ली हैं। बहुत एक लंबे समय से वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये जो नाम है भरत, ये नाम तो ऐसा लगता है कि वाकई वो कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म में कोई इतने मोती दान करके वो आए हैं कि ये नाम लेकर वो ऊपर से आए हुए हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। परम आदरणीय डॉक्टर सोनाल मानसिंह जी, हमारे निदेशक जिनको मैं बहुत समय से जानता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस संस्था की बागडोर ये संभाले हुए हैं। बहुत प्रसन्नता है। और कुमुद जी ने ये आयोजन किया है आप लोगों के लिए। आप में से फर्स्ट ईयर के अधिकांश लोग पधार गए हैं और कुछ आते तो जैसा इंगित किया गया उनको भी बहुत लाभ होता, और शायद लाभ सूक्ष्म रूप में अब भी हो जाएगा। एक बहुत अच्छा नाट्यशास्त्र के मर्म का आपको परिचय अभी दिया गया। मर्म का मतलब होता है जहाँ स्पर्श करते ही बात पहुँच जाती है अंदर तक, वो हमारा मर्म स्थल है। मर्म का ये अर्थ होता है। तो आपको ये बात पहुँचाई गई। मैं जो आपके सामने कुछ कहना चाहता हूँ वो थोड़ी प्रैक्टिकल चीज़ ज़्यादा है। वो प्रैक्टिकल इस तरह से है कि आपके मन में ये प्रश्न निरंतर होता होगा कि नाट्यशास्त्र हम क्यों करें, आज का हमें नाटक करना है, आज की नाटक की दुनिया में हमें रहना है, आज की जो यथार्थवादी या रियलिस्टिक प्रधान नाट्य की विधा है, हमें उसमें ही कुछ कला अर्जित करनी है, उसी में जीवन यापन करना है। ये सारी चीज़ें आपके मन में हैं। आज से नहीं, जब से शायद आपने ये चुना कि आप एक्टर बनेंगे या डायरेक्टर बनेंगी। और ये भी एक बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि कला के जीवन का चुनाव करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है और सब नहीं कर पाते। तो इसलिए आप बधाई के पात्र तो हैं, लेकिन जैसा कहा गया ये सब अर्जित करना है। तो प्रश्न ये उठता है कि नाट्यशास्त्र क्या काम आता है? क्या ये बीते युग की चीज़ है? क्या ये कहना कि भाई इसमें जो है वो ही जगत में है, कोई ऐसा शिल्प, कोई ऐसा शास्त्र, कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो इसमें नहीं हो? क्या ये सिर्फ महात्म्य है? क्या हम सिर्फ गुणगान कर रहे हैं कि ये 4 वेदों से बना है और ये पंचम वेद है? क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है? ये प्रश्न सारे उठते हैं। और आप इसको सीख के क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या काम आएगा? तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है विश्व में जो नाट्यशास्त्र की समग्रता का मुकाबला कर सके। ये समग्रता की बात है कि उसमें हर चीज को रखा गया है।
मैं आपको बताऊं, दुनिया में 2 ही शास्त्र हैं थिएटर के। एक है नाट्यशास्त्र और दूसरा है अरस्तु का पोएटिक्स, पेरिपीथिकी जिसे ग्रीक में कहते हैं, यानी बनाने के इर्द गिर्द विद्या, बनाने की विद्या। ये केवल 2 ही हैं। आप उस दूसरे को देखेंगे तो वो नाट्यशास्त्र के एक चैप्टर से भी छोटा है। मर्म की बातें उसमें कही गई हैं, लेकिन जो बातें हैं वो बहुत संकुचित हैं और एक देश और एक प्रदेश में क्या होता था उसका डिस्क्रिप्शन। थोड़ी सी बातें हैं ऐसी जो कि शाश्वत हैं या कला जगत के लिए सदैव हैं, लेकिन अधिकांश नहीं है। नाट्यशास्त्र में ऐसी क्या विशिष्टता है या क्या समग्रता है, इसका मर्म, इसका महात्म्य और ये क्यों बना, ये सब आपको परिचय सोनाल जी ने बहुत सुंदर सा रीति से दिया। अब सवाल ये है कि वहाँ जो ये बात उठाई गई कि इसका प्रमाण और अंग कितने हैं, तो वही नाट्यशास्त्र के 36 अध्याय हैं। और वो 36 अध्याय ये बताते हैं कि थिएटर में क्या क्या रंगभूमि पर क्या क्या संभावनाएं हैं, कहां कहां वो प्रकट हो सकती हैं और किस किस रीति से हो सकती। इसका मतलब ये है कि नाट्य कितने प्रकार का हो सकता है। देखिए, जो पहला शब्द है नाट्य, तो नाट्य का मतलब ये है कि ये क्रिया किसकी है? नट की। नट एक शरीर है, एक पिंड है, और यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वो ही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो सब इस शरीर में आ जाएगा। तो अब आप बताइए कि थिएटर की या नाट्य की इससे बड़ी व्याख्या क्या हो सकती है कि सारा ब्रह्मांड आप दिखा सकते हैं, सिर्फ इस शरीर से दिखा सकते हैं। यानी क्या क्या आप नहीं है जो कि आप केवल अपने इन हाथ पैरों से नहीं दिखा सकते। तो अब बताइए कि ये कितना बड़ा क्रिएटिव चैलेंज है और इसकी कितनी बड़ी परिधि है, आप उसको कैसे कैसे नहीं कर सकते। आज जो हम सोचते हैं थिएटर है, ये एक बड़ा संकुचित थिएटर है, रियलिस्टिक थिएटर। ये सिर्फ इसका इतिहास 200 साल का है दुनिया में, और इसका जन्म ही 400 साल पहले शेक्सपियर के ज़माने में यूरोप में हुआ, जहाँ ये वाचिक प्रधान थिएटर है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था ना, आप बता रही थी, बोल रहे हैं, बोलने के साथ आपका शरीर थोड़ा बहुत चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन उसका कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भाव शब्द में है, डायलॉग में है, पाठ्य में है, वो भाव आपने अंग से थोड़ा बहुत दिखा दिया, लेकिन वो खिलकर नहीं आया, वो संपूर्ण रूप से नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने माना, और वो सारी थ्योरी मॉडर्न थिएटर की ये है कि भाव तो शब्द में है, अंग उसके पीछे लग जाता है। लेकिन नाट्यशास्त्र ये स्पष्ट रूप में कह रहा है कि केवल शब्द नहीं, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये चारों बोलते हैं, ये चारों अर्थ की प्रक्रिया में आते हैं। मीनिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल 4। तो जो अर्थ आपका शब्द कह रहा है वही अर्थ आपका अंग कहना चाहिए, वही शब्द आपका कॉस्ट्यूम कहना चाहिए, और वही शब्द आपका जो भाव, सात्विक भाव है, वो कहना चाहिए। और ये सब क्या कह रहे हैं? ये भाव को प्रकट कर रहे हैं। भाव का अर्थ सिर्फ इमोशन नहीं होता। आप खुद सोचिए, क्या कभी ऐसा है कि
इमोशन बिना थॉट के होती हो? भाई मैं उदास हूं तो किसी कारण से वो उदास होऊंगा ना, कुछ खो दिया मैंने, या मैं डर रहा हूं, तो डर का कोई कारण है तो कोई भाव के अंदर विचार भी तो होगा, परिस्थिति भी तो होगी, लोकेशन भी तो होगी, सिचुएशन भी तो होगी। मैं इसलिए डर रहा हूं कि मैं पार्क में बैठा हूं प्रेमिका के साथ, लेकिन डर है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ह्यूमन सिचुएशन की, यही भाव है। और ये भाव जब तक चारों चीजों में प्रकट नहीं होगा, वचन से प्रकट नहीं होगा, अंग से नहीं होगा, मुख से नहीं होगा, आंख से नहीं होगा, भौं से नहीं होगा, तब तक थिएटर कहां होगा भाई? तो ये पूरी ट्रेनिंग, ये नाट्यशास्त्र की ट्रेनिंग। नहीं, आप बाद में प्रश्न पूछ लें मुझसे। हाँ, चलो ये भी एक प्रोटेस्ट का तरीका माना गया था, लेकिन अब ये आउटडेटेड हो गया है। देखो, एक्टर का मतलब जिसकी प्रेजेंस हो। जो आप रट कर आए हैं, डायलॉग बोल रहे हैं, वो काफी नहीं होता। ग्रेट एक्टर स्टेज पर उतरता है, अवतरण होता है उसका, चाहे कोई भी एक्टर हो, पुराने जमाने का ही या कुचिपुड़ी या सोनाल जी जैसा ही नहीं, आपका रियलिस्टिक एक्टर भी जो होगा उसकी प्रेजेंस होगी, आते ही उसकी अपीयरेंस से वो भाव, वो चीज प्रकट हो जाती है। आप कर वो ही रहे हैं रियलिस्टिक थिएटर में भी जो प्राचीन या स्टाइलाइज थिएटर में किया गया है, सैकड़ों साल तक, हजारों साल तक। फर्क क्या है कि हमने वो सोच समझ के किया है, एक विज्ञान के रूप में किया है। विज्ञान का पहला लक्षण क्या है? समथिंग विच कैन बी रिपीटेड। आई नो फॉर श्योर कि ये ऐसा होगा, मैं ट्रेंड हूं, मैं ये करूंगा तो इसका ये इफेक्ट होगा। यही तो साइंस है ना। समथिंग विच कैन बी आइदर फॉल्सिफाइड और रीअफर्म्ड अगेन एंड अगेन। तो ये विचार नाट्यशास्त्र में 36 अध्यायों में है कि एक एक चीज में हमें कहां कैसे करना है। आज दोपहर को आप जब गाएंगी तो इनके साथ कुछ बातचीत हमारी 2-3 दिन से हुई, तो इन्होंने कहा कि ठुमरी के गायन में आवाज का प्रयोग कैसे होता है, जिसको अब काकू कहा जाता है, या पुराने ज़माने में आवाज़ लगाना या लगाव या उतार चढ़ाव आवाज़ का। अब 17वें अध्याय में इसका पूरा विवेचन है। नाट्यशास्त्र में इसमें बताया गया है, काकू का अर्थ होता है स्वर का ऊपर या नीचे जाना। अब देखिए, स्वर तरह तरह से ऊपर नीचे जाता है और इतनी विधाओं में जाता है। एक वेद पाठ होता है जिसमें 3 स्वर होते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वर, पावकाना सरस्वती वाजे, फिर ये 3 है। फिर आप डायलॉग बोलते हैं, तरह तरह से डायलॉग बोला जाता है, और स्वर से ही आप गायन करते हैं। यानी उसमें 7 स्वर लगते हैं, फिर उसमें अलंकार लगते हैं। दक्षिण के अलंकार अलग है, गमक अलग है, उत्तर के अलग हैं। ये सब कैसे होता है? कंठ से होता है, आवाज के उतार चढ़ाव से होता है। लेकिन ये होता किस लिए है भाई? भाव को प्रकट करने के लिए। भाव अगर प्रकट नहीं हो रहा है इस सबसे, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ना तो इसमें आपको आनंद आएगा, रस आएगा, और ना इसका कोई इफेक्ट होगा
आप इसका कुछ मतलब नहीं निकालेंगे, अर्थ नहीं निकालेंगे, निरर्थक हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा नहीं रसादृते कश्चिद अर्थः प्रवर्तते, कि जब तक रस नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं होगा। अगर मैं कुछ सुनता हूं, देखता हूं, तो जब तक उसमें मुझे रस नहीं आएगा। तो ये रस कैसे पैदा कर देना है, यही तो एक्टर का काम है। इसके अतिरिक्त तो कुछ हो नहीं सकता। जब तक आप बांध नहीं लेंगे अपने ऑडियंस को, और आपका ऑडियंस जब बंधेगा ना, कि जब उसे रस मिलेगा, तभी वो मीनिंगफुल होगा, और तब वो सोचेगा कि मैं क्या देख रहा हूं। ये पूरा का पूरा विज्ञान, ये पूरी की पूरी साइंस, ये नाट्यशास्त्र है। तो आप इसको ये मत समझिए कि नाट्यशास्त्र एक स्टाइल है, एक ट्रेडिशनल क्लासिकल थिएटर है जो एक वक्त में होता था, और आज हमें जो करना है वो हमारे काम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जितनी चीजें मैंने बताई, इसके बिना क्या मॉडर्न एक्टिंग हो सकती है, या किसी भी प्रकार की एक्टिंग हो सकती है? आप स्टेज कैसे बनाएंगे, आप एक्टिंग किस पर्पस से करेंगे, कहानी क्या होगी आपकी, ये तो आज भी आपको करना है। तो वो ही सारी चीजों का डिस्कशन एक एक चैप्टर में नाट्यशास्त्र में दिया गया है। अब ये उत्पत्ति की बात हुई, देखिए नाट्यशास्त्र से पहले नाट्यवेद आया, जैसे बताया। अब वेद और शास्त्र में क्या फर्क? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं और ये कह देते हैं अरे भाई ये तो वेद बना दिया, ब्राह्मणों को अपना कुछ एलिवेशन करना था। ऐसा हम बचपन कॉलेज डेज से सुनते आ रहे हैं। जब से 70s में इंडियन एकेडमिक्स में मार्क्सवाद का बहुत बड़ा एक हमला हुआ, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो एक ऑर्थोडॉक्सी को एलिवेट करने के लिए हैं। ये इस तरह का जार्गन बन गया। तो रियलिटी तो बिल्कुल अलग है। रियलिटी तो ये है कि इफेक्ट किसी चीज़ का जब होगा जब आपने उसको पूरी तरह से अपने स्किल में ले लिया होगा, जब आपकी कॉन्फिडेंस उस लेवल की होगी कि मैं ये प्रयोग करूंगा और इस प्रयोग का ये इफेक्ट होगा। और ये इफेक्ट, ये प्रयोग आपको पहले कहाँ करना है? आपको खुद में करना है कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा भाव, ये सारी की सारी चीजें एक हो जाएं और ये अलग अलग फॉर्म्स में भी मैं कर सकूं। अगर मैंने देखिए क्लासिकल थिएटर किया है, बॉडी की ट्रेनिंग की है, भाव की ट्रेनिंग की है, भाव को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, एक पर्टिकुलर स्टाइल में करना है, ये कर लिया है, तो फिर वो एडजस्टमेंट रियलिस्टिक थिएटर में भी हो जाएगा। वो एडजस्टमेंट किसी जिसको आज आप फोक थिएटर कहते हैं उसमें भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थिएटर के जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नाट्यशास्त्र वो फंडामेंटल्स बताता है। वो फंडामेंटल्स फिर प्रैक्टिस में कैसे आते थे उसका भी एक बहुत बड़ा विवरण। नाट्यशास्त्र कैसे प्लेज होते थे आज से 2000-2500 साल पहले, उसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि कितना वास्ट है नाट्यशास्त्र। वेस्टर्न थिएटर में प्ले के, किसी प्ले के भी 3 फॉर्म्स होते हैं फंडामेंटल: ट्रेजेडी, कॉमेडी और सैटायर।
इन्हीं को मिक्स करके बना लेते हैं। बड़े से बड़े प्ले राइट को देख लीजिए, शेक्सपियर, रासीन, और आज के आप सैमुअल बेकेट को देख लीजिए या और लेटर को देख लीजिए, वो उसी में से कुछ निकाल देगा, इन तीन में से। चौथा फॉर्म नहीं है, इन्हीं का मिक्सचर है। सैटायर, ब्लैक सैटायर, बबलिंग सैटायर, ये वो कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह। भारतवर्ष में आज से 2500 साल पहले 10 प्रकार के फॉर्म्स थे। 10 रूपक जो आप पढ़ते हैं। अब या तो आप सोच लोगे नहीं भाई, वो तो बस प्राचीन भारत को जो एलिवेट करना चाहते हैं वो उसके बारे में कह रहे हैं, लेकिन जब आप उन्हें स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 10 फॉर्म हमारी सोसाइटी का एक पूरा का पूरा खाका हमारे सामने खींच देते थे। नाटक है तो वो राजा के लिए होगा। उन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास हैं, रईस हैं, उनके लिए प्रकरण होगा। उनकी जो नालायक औलाद है उसके लिए भी उन्होंने एक फॉर्म दिया है, भाण, उसके भी बारे में। और वो ऐसे लोग तो पहले भी थे, कल भी थे और आज भी हैं, आप अखबार में पढ़ते हैं। तो कुछ गायब नहीं हो गया, कुछ आउटडेटेड नहीं हो गया। फिर आदमी और राक्षस, उन दो के बीच में संबंध होगा, तो उसके बारे में एक फॉर्म थी। तो आदमी आज भी होता है, राक्षस आज भी होता है। इस तरह से 5 और थे। अब नाट्यशास्त्र पढ़ने का, 10 रूपक पढ़ने का ये पर्पस है कि साइकोलॉजिकल वैरायटी कितनी रखी गई। देखिए, आपको पढ़ाया ही जाता है, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, अभी तक कोर्सेज नहीं बदले, कि ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था प्राचीन भारत में। आपको पता होगा कि एक ड्रामेटिक फॉर्म थी जो यही काम करती थी, प्रहसन। प्रहसन किसके बारे में होते थे? चाहे मत्त विलास हो, चाहे भगवत अज्जुकीयम हो, उन नालायक टीचर्स के बारे में जो पढ़ाते नहीं थे और उन दुष्ट चेलों के बारे में जो पढ़ते नहीं थे। प्रहसन होता ही उस पे है। आलसी चेला। सोनल मानसिंह जी आकर बैठी हैं और वो सो रहा है, आया नहीं लेक्चर सुनने। उसी के बारे में तो है प्रहसन। हाँ, दोनों कही ना। आप आकर बैठी हैं और वो दुष्ट चेला नहीं आया। लेकिन एक मिनट, हाँ, तो वो भी तो खड़ा है ना। मैं आपको ये बता रहा हूं, वो तो एक फॉर्म में है। हमें अपने कॉलेज के डेज याद है ना कि हम इतना वेल प्रिपेयर्ड जाते थे अपनी क्लास को लेने के लिए, और हमारे जो प्रोफेसर लोग थे, नाम नहीं लूंगी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भाई साहब सबको जानते हैं, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगी। और हम लोग बहुत दिल से पढ़ के पूरा, हाँ आज ये लेक्चर है, वो पढ़ के ही नहीं आते थे। तो वो पता नहीं क्या 40 मिनट निकालना था, 40 मिनट निकाल के जाते थे। उसके बाद चाय पर हम चर्चा करते थे कि आज का तो टॉपिक ये था, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लेने थे। हमें ये दिन याद है, आप भी बीए वगैरह करके आए सब लोग, सबको याद है, हम सबको ये दिन याद है। तो देखिए, मैं आपको यही समझा रहा हूं कि अगर आपको इतिहास भी पढ़ना है तो आप इतिहास की पुस्तकें पढ़ने से पहले नाट्यशास्त्र पढ़ लीजिए। वो जो 10 रूपक हैं उसमें भारत की पूरी कल्चरल लाइफ थी। वॉर का क्या इम्पैक्ट होता था, कितनी महिलाएं विधवा हो जाती थी, कितने बच्चे अनाथ हो जाते थे, कितनी भयंकर विभीषिका होती थी। तो उसके लिए भी तो उत्सृष्टिकांक नाम का एक रूपक बना था। वो थिंकिंग थी, वो चीज थी। अब उस सब को स्टेज पर कैसे उतारा जाए, ये नाट्यशास्त्र बताता है।
थ्योरी तो, दर्शन तो उसमें है, लेकिन उस सब को कैसे मंच पर करना है और मंच पर करने के सिद्धांत क्या हैं। नाट्यशास्त्र में एक शब्द आएगा बार बार, अवतरण। यानी जितने भी परफॉर्मर हैं उनका अवतरण होता है, स्टेज पर आकर वो बैठते हैं। अब अवतरण का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं ऊपर से आए हैं, क्योंकि अव का मतलब है नीचे, तो रंग भूमि के भी आप ऊपर से आए, फिजिकली नहीं आए लेकिन मेंटली आप कहीं ऊपर से आए। तो आप ऊपर से क्या लेकर आए? ऊपर से आप या तो नायक लेकर आए हैं या नायिका लेकर आए हैं, हीरो और हीरोइन। ठीक है, खलनायक भी होगा, लेकिन हम केवल खल नहीं कहते, हम खलनायक कहते हैं। रावण भी जो है वो भी गुण संपन्न है और उसका भी एक भक्ति का, द्वेष भक्ति का और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। तो नायक कौन होता है? हीरो का मतलब, आज के नाटक में हीरो का मतलब है प्रिंसिपल कैरेक्टर, लेकिन यहां नायक का वो नहीं है मतलब। यहां नायक का मतलब है जो लीड करे, वही तो जो कहीं ले जाए आपको दिखाए कुछ। और नायक ही कुछ ऐसा प्रकट करता है, नायक ही कुछ ऐसा दिखाता है जो आपने अन्यत्र कहीं नहीं देखा। हीरो वो है जो अद्भुत कार्य कर दे। अभी जिक्र किया सोनाल जी ने कि 4 से 4 रस होते हैं, तो वीरात अद्भुतोत्पत्ति ही, वीर जो है वो ही अद्भुत उत्पन्न कर सकता है। तो नायक जो होगा, वीर जो होगा, वो अद्भुत को प्रकट करेगा। अब ये पूरी की पूरी एक भाव के विषय में साइंस है नाट्यशास्त्र में, कि 8 जो स्थायी भाव हैं और उसके अतिरिक्त 33 जो, हां, तो अब ये दोनों कैसे मिक्स होते हैं, ये कैरेक्टर्स कैसे बनते हैं, मुझे बताइए। क्या आज के थिएटर में, आज के कैरेक्टर राइटिंग में ये नहीं होंगे? इसके बिना क्या हो सकता है? इसके बिना आप लिख सकते हैं कुछ, या इसके बिना किसी ने कुछ लिखा हो? अगर आप विदेश का भी कोई ग्रेट प्ले राइट ले लें, शेक्सपियर ले लें, तो उसने भी जो पात्र बनाया है, नायक बनाया है, उसमें ये चीजें निरंतर बार बार आती हैं। उसमें भी स्थायी भाव आता है, उसमें भी व्यभिचारी भाव आता है। मैकबेथ में स्थायी भाव जो है वो बीभत्स का है, डरावना है वो, और डरावना बनता जाता है, और उसके साथ साथ वो और भी बहुत सारी छोटी मोटी चीजें उसमें हैं, संचारी भाव है। तो नाट्यशास्त्र के अध्ययन से केवल आपको भारतीय नाट्य ही समझने को नहीं मिलेगा, आपको दुनिया भर का साहित्य समझने को मिलेगा। अब देखिए, मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। मैंने अंग्रेजी में एमए किया, दिल्ली से किया, काफ़ी कुछ पढ़ा लिखा है यहाँ। उसके बाद मैं अमेरिका में पढ़ा, यूनिवर्सिटीज़ में, टोरंटो में पढ़ा, और मैंने वहाँ ग्रीक थिएटर भी पढ़ा। उसके बाद मैं भारत में लौटा और फिर मैं पढ़ाने भी लगा, और ग्रीक थिएटर में वैसे ही पढ़ा रहा था, वैसे ही सोच रहा था जैसा कि मुझे पढ़ाया गया। और ये मुझे पढ़ाया गया कि ये वेस्टर्न ड्रामा है और इसको आप इस तरह से, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, इसमें कैरेक्टर होता है, जो 4-5 चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। और मैंने प्लेस भी पढ़े, सारे पढ़े, इस्किलस से लेके एवरीपिडीस और बात में, लेकिन कुछ समझ नहीं आया।
ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत विलक्षण चीज थी। उसके साथ साथ मैं नाट्यशास्त्र का अध्ययन मेरा प्रारंभ हुआ। अब जैसे जैसे मैं नाट्यशास्त्र पढ़ता गया वैसे वैसे मुझे थिएटर समझ में आने लगा। और उसके बाद जैसे जैसे मैंने ग्रीक थिएटर पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि जो मुझे पढ़ाया गया वो सब गलत था, क्योंकि जो यहाँ लिखा है, जो ये नाट्य, ये थिएटर है, ये जो स्क्रिप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, इस स्क्रिप्ट के लिए जो नाटक होता होगा वो तो कुछ और होता होगा, वो नहीं होता होगा जो राडा कर देता है, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स कर देता है, या हमने जो न्यूयॉर्क में देखा वो नहीं होता होगा। अब जब वो अध्ययन शुरू किया तो मेरी आंखें खुल गई। उसके लिए मुझे बहुत समय लगा, करीब करीब 15 साल लगाए मैंने। उसके लिए मैंने ग्रीक भाषा भी सीखी, प्राचीन ग्रीक भी सीखी थोड़ी बहुत, और फिर वो सारा का सारा उस समय वास्तव में नाटक कैसे होता था वो समझा, तब वो स्क्रिप्ट समझ में आया। आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा स्कूल में या अभी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है, डायलॉग होता है छोटा सा, और उसके बाद कोरस होता है। और आज आप यूरोप में भी चले जाइए, कहीं ग्रीस में भी चले जाइए, तो आपको कोरस में क्या नजर आएगा, 5 लोग खड़े हैं और वो एक स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं था। वो 5 लोगों के लिए इतना बड़ा एम्फी थिएटर थोड़ी बनता था। तो वो तो प्राचीन काल में 25 या 40 या 45 होते थे कोरस में, और वो खड़े होकर संवेद गान नहीं करते थे, वो नृत्य करते थे। नृत्य करते करते गाते थे। और उनके एक प्रकार से गायन होता था तब वो स्ट्रोफी कहलाता था, जब दूसरे प्रकार से गायन और मूवमेंट होती थी वो एंटी स्ट्रोफी कहलाती थी। ये आपको क्या, ये आज की तारीख में विदेश में भी कहीं नहीं पढ़ाया जाता, ये सिखाया नहीं जाता। हाँ, बड़े बड़े विद्वानों ने वहां लिखा है, सब सही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल थिएटर वो नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि वो आर्ट तो वहां खत्म हो गई। अगर किसी शास्त्र की आर्ट बची है तो वो भारत में बची। अब ये आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य चारों कैसे होते हैं, इसका उदाहरण कहां है दुनिया में? और ये भारत में है। जब उसको मैंने समझ लिया तब ग्रीक थिएटर भी मेरी समझ में आ गया, और मैंने समझ के दूसरों को भी समझा दिया। लगभग 30 वर्ष से मैं ग्रीस में भी लेक्चर कर रहा हूँ, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा चुका हूँ, और मेरी पुस्तक वहाँ भी पढ़ी जाती है। तो देखिए, नाट्यशास्त्र क्योंकि आपको पूरी विविधता से थिएटर समझा देता है, उसकी डेप्थ समझा देता है, इसलिए वो केवल आपके एक विशिष्ट प्रकार की एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए ही आवश्यक नहीं है। वो इसलिए आवश्यक है कि दुनिया भर में थिएटर कैसे हो रहा है ये आप समझ लें। दुनिया भर में थिएटर कैसे हो रहा है आप समझ लें। काबुकी कहां से गया, जापान में जो थिएटर नो होता है वो कहां से गया, उसकी सारी थ्योरी कहां से गई, क्योंकि उसका शास्त्र तो 600-700 साल पहले ही लिखा गया था ना, और वो भारत से गया था। वो सब नाट्यशास्त्र का ही थिएटर है, उसी की थ्योरी है, और उसी के अवशेष आप देखते हैं। तो भारत से पूर्व में आप जाएंगे तो जापान तक आपको यही थिएटर मिलेगा और इसी का सिद्धांत मिलेगा। और जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो प्राचीन काल में ग्रीस तक वही प्रकार का थिएटर मिलता था, और उससे आगे तो थिएटर था ही नहीं।
अल्लाह ही अल्लाह था। मतलब there was no theater because there was no civilization एंशिएंट टाइम्स में। तो अब आप समझिए कि आपके पास वो ग्रंथ है जो थिएटर का फंडामेंटल ग्रंथ, उसमें जो कुछ है वो वास्तव में कहीं नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि भारतीय जीवन के कुछ, जीवन से मतलब है सिविलाइजेशन के जो कुछ मौलिक विचार हैं वो नाट्यशास्त्र में दिखाए गए कि कैसे हमें जीना है। देखिए, प्राचीन भारतीय नाटक मल्टीलिंगुअल थिएटर होता था। जरा आप इसकी यूनिकनेस को समझिए, और ये आज भी आपके बहुत काम की बात है। अब सारे भारत में, सारे यूरोप में हम कहते हैं अपने प्राचीन नाटक को संस्कृत नाटक। अरे भाई, संस्कृत नाटक नाम की कोई चीज थी ही नहीं दुनिया में। एक बार 15-20 साल पहले मैं JNU में लेक्चर कर रहा था तो मैंने कहा कि संस्कृत नाटक तो कभी था ही नहीं। तो वो जो चेयरमैन साहब थे वो मेरी तरफ मुस्कुराए, बोले आप प्लीज स्टॉप जोकिंग। मैंने कहा हाँ, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, संस्कृत नाटक था ही नहीं कभी। अब वहाँ लकीली 1-2 पंडित बैठे हुए थे जिन्होंने ओरिजिनल में भारत के प्राचीन नाटक पढ़े, तो उन्होंने कहा ये सही कह रहे हैं, क्योंकि 5-6% संस्कृत का प्रयोग होता था। केवल राजा, कुछ विद्वान वो बोलते थे, वरना रानी भी जो है या महिला जो है, हीरोइन जो है, वो भी प्राकृत बोलती थी। तो शकुंतला नहीं बोलते थे, दुष्यंत और उसकी सखियां शकुंतला की उसको सौंदला कहती थी। हले सौंदले, क्योंकि भाषा में बोलते थे। इसी तरह से वहां सारी भाषाएं, भारत की एक ही नाटक के अंदर 4 या 5 भाषाएं होती थी। और जितना म्यूजिक होता था वो संस्कृत में बिल्कुल नहीं होता था। जितने गीत होते थे वो सब प्राकृत में होते थे। और उस जमाने में बिहार के गीत बहुत मीठे समझे जाते थे, तो मागधी के अंदर जो गीत थे वो सारे बहुत पॉपुलर थे। और ये ऑल इंडिया थिएटर था, ऐसा नहीं था कि ये एक जगह था भारत में। इसकी जो कंपनीज थी वो, जैसे आज आप जाते हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से कोने कोने में देश के प्रदर्शन करने, ऐसे लोग जाते थे और मल्टीलिंगुअल थिएटर को लोग समझते थे, एंजॉय करते थे और चाहते थे कि ऐसे हो। और केवल भारत में मल्टीलिंगुअल थिएटर इतिहास में रहा है। अब ये खुद आपके लिए एक सोचने की बात है कि मल्टीलिंगुअल थिएटर कैसे हो जाता था। अब तो दुनिया में है नहीं, अब तो इंग्लिश थिएटर है। और दुर्भाग्य से हमारे भारत में ही या तो तमिल थिएटर है, या बंगला थिएटर है, या मराठी है, या हिंदी है। यहां ही मल्टी थिएटर खत्म हो गया। 16वीं-17वीं शताब्दी तक तो थोड़ा बहुत था, जैसे आप कुडियाट्टम वगैरह में देखते हैं, संस्कृत संवाद होता है, संस्कृत में कुछ बोलते हैं, कुछ मलयालम में बोलते हैं, कुछ तुलु में बोलते हैं, इस तरह से। लेकिन यहाँ भी थिएटर खत्म हो गया, मोनोलिंगुअल थिएटर शुरू हो गया। अब मल्टीलिंगुअल थिएटर क्यों था? क्योंकि ये माना गया कि जो दुनिया में है, जो हमारे सामने लोक में है, वो सब रंग पर आ जाना चाहिए। और भाषा या शब्द या वाचिक ही एक मीडियम नहीं है भाव को प्रकट करने का, आंगिक भी है, संगीत भी है। तो उस थिएटर में वो समग्रता थी। अब आज का जो थिएटर है वो खुद बदल चुका है। आज तो वैसे ही मल्टीमीडिया थिएटर होने लगा है। अभी आज से 10 और 20 साल बाद क्या होगा
वो केवल वाचिक थिएटर नहीं होगा। आज थिएटर के अंदर जितने नए टेक्निक्स आ रहे हैं वो किसी ना किसी प्रकार से आंगिक और सात्विक और आहार्य अधिक हैं, वाचिक कम है। आज जो मेन मीडियम है परफॉर्मेंस का वो आपकी जेब में है, आपका सेल फोन है, आप उसमें से चीजें देखते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक भविष्य की अप्लाइड चीज आने वाली है। लेकिन इस सब का आधार है क्या? कि केवल शब्द और उस शब्द का प्रिंटेड रूप ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। रियलिटी इज मच बिगर, रियलिटी इज मच वाइडर। और वो रियलिटी थिएटर से अधिक कोई दूसरी आर्ट फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकती। थिएटर की डेफिनेशन क्या है? आपको किसी ने समझाई? थिएटर की डेफिनेशन आपको स्कूल में बता दी होगी। एक साहब कैरेक्टर होता है, एक कहानी होती है, वो कहानी आगे बढ़ती है, फिर उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर उसका रेजोल्यूशन हो जाता है, एक उसमें डायलॉग होता है। तो ये जो पोएटिक्स से कुछ 5-6 चीजें लेकर मीथोस, ईथोस वगैरह ये बना दी गई। लेकिन थिएटर की फंडामेंटल डेफिनेशन कहां है? नाट्यशास्त्र में। इंद्र ने क्या मांगा ब्रह्मा से? उसने कहा क्रीडनीयकम इच्छामो यत श्राव्यम च दृश्यम भवेत। मुझे एक ऐसी आर्ट फॉर्म दो जिसमें देखना और सुनना इकट्ठा हो। अब ये किसी आर्ट फॉर्म में नहीं होता। और पेंटिंग देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, स्कल्पचर को देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जहां ये दोनों आ जाएं एक साथ युगपत, वो थिएटर है। अब जहां दृश्य और श्राव्य एक जगह होगा वो थिएटर होगा, चाहे उसकी चैनल्स और उसके मीडियम कितने ही हों और अलग अलग हों और टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया में बदलते रहें। अगर दृश्य और श्राव्य इकट्ठे हैं तो वो थिएटर है। इसलिए फिल्म भी फंडामेंटली थिएटर है। और कल को भी जितनी और नई टेक्नोलॉजी से फॉर्म्स निकलेंगी वो थिएटर होंगी। और अगर वो थिएटर होंगी तो वो मानव भाव के प्रकट करने के लिए होंगी। देखिए, ये बड़ी फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको सिर्फ नाट्यशास्त्र में मिलेंगे। एक और उदाहरण लेता हूं। आपने शब्द सुना होगा अभिनय। अभिनय का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे साहब एक्टिंग होता है, क्यों फोकट में बार बार पूछ रहे हो? नहीं, अभिनय का मतलब ये नहीं होता। यस्मात् प्रयोगम नयते तस्मात् अभिनय स्मृता। कि प्रयोग जो आपने क्रिएट किया है वो जिस साधन से दूसरों तक, ऑडियंस तक जाता है, नयते यस ले जाता है जो फॉर्म, वो अभिनय है। तो कैसे आपको लेके जाना है अपनी बात को, यानी जो भी कुछ आप कर रहे हैं आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, वो कैसे लेकर जाएंगे। अब वो लेकर जाना ही परफॉर्मेंस है, वो ही प्रयोग है और वो अभिनय है। रियल अभिनय वो ही है। तो ये एक फंडामेंटल थ्योरी भी आपको नाट्यशास्त्र में मिलेगी, लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी। उसको कैसे करना है उसका एक पूरा का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलेगा, आप समझेंगे तो थ्योरी का एप्लीकेशन समझ लेंगे। हाँ, वो थ्योरी एक पर्टिकुलर स्टाइल में एक समय में होती थी और उसकी परंपरा आज भी बनी हुई है भारत में। लेकिन वो आगे भी कैसे होगी, कैसे बदलती रहेगी, कैसे नई बनती रहेगी, ये आप समझ जाएंगे। तो आप रियलिस्टिक थिएटर कर सकेंगे, आप कन्वेंशनल थिएटर कर सकेंगे, आप फोक थिएटर कर सकेंगे, आप यूरोपियन थिएटर कर सकेंगे।
उसको समझने के बाद, उसको प्रैक्टिस करने के बाद आप में वो मास्टरी आ जाती है, सिद्ध। ये नाट्यशास्त्र का असली मतलब है। और वो तो बात है ये कि अगर आप विद फेथ उसके ओर जाएंगे तब मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अगर आप कहेंगे नहीं इसमें कुछ है ही नहीं तो वो नहीं मिलेगा। यू हैव टू ट्रस्ट। तो इतना ही मुझे कहना है, और बाकी फिर आपके साथ जब अलग बातचीत होगी, क्लासरूम में होगी, तो आप अपने सवाल पूछिए, अपने एक नहीं अनेक सवाल पूछ लीजिए और आपको उस सब के जवाब मिलेंगे। आखिर मैं भी भरत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।